तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है। पूरी फैमिली अच्छी होगी, अपना ख्याल रख रही होगी। हम में से अक्सर बहुत सारे लोग ये सोचते हैं, हम में से क्या बल्कि मैं खुद जब तक क्राइम रिपोर्टिंग में नहीं आया था तो सोचता था कि एक कातिल कैसा दिखता है, एक आतंकवादी कैसा होता है, एक चोर, एक डाकू, एक रेपिस्ट, ये लोग कैसे होते हैं, क्या सोचते हैं, क्या करते हैं। लेकिन फिर बाद में एहसास हुआ जब इस पेशे में आया धीरे धीरे कि हमारे और आपके बीच से ही ये सब कोई निकलते हैं, हमारे आप जैसे ही होते हैं, बस इनका दिमाग शैतानों का घर होता है। आज की जो कहानी है, इस कहानी के साथ साथ बीच में मैं आपको जिस कातिल की ये कहानी है वो खुद बोलेगी और आप सुनिएगा। और एक कातिल को बोलते हुए बहुत बार सुना है मैंने लाइफ में, लेकिन आज जब ये बोलेगी और आप सुनेंगे तो शायद आपको भी अटपटा लगेगा। मतलब बातचीत ऐसी हो रही है कि जैसे किसी कत्ल की बात नहीं हो रही है, एक नॉर्मल बात हो रही है। अच्छा, ये हो गया, मैंने कर दिया, मैंने सोच लिया था। तो इस कहानी के बीच में जहां पे इसकी जरूरत होगी, मैं आपको उस कातिल की बातचीत भी सुनाऊंगी। और इस कातिल से बात की एक हमारी मित्र हैं दीपिका नारायण भारद्वाज जी, और काफी एक्टिव हैं, एक्टिविस्ट भी हैं, और खासतौर पर जितने फेक केसेस होते हैं उसके इंसाफ की लड़ाई लड़ती हैं अक्सर। तो दीपिका नारायण भारद्वाज जी ने ही इंटरव्यू किया था इस मर्डर केस के बाद इस आरोपी कातिल का, जिसका नाम है प्रिया सेठ। तो दीपिका नारायण भारद्वाज की पूरी बातचीत आप सुनेंगे इस कहानी के बीच में, पर उससे पहले कहानी जान लीजिए, क्योंकि फिर आपको बातचीत समझने में आसानी होगी। 2018 की बात है और ये कहानी की बुनियाद जो है दरअसल वो दो झूठ पर टिकी है। एक लड़का या एक शख्स एक लड़की से एक झूठ बोलता है, उधर लड़की भी झूठ बोलती है, और फिर दोनों मिलते हैं और इस झूठी कहानी का अंत एक मौत पर होती है। 2018 फरवरी की बात है। जयपुर में रहने वाला एक नौजवान, एक शख्स जिसका नाम है दुष्यंत शर्मा, टिंडर ऐप पर उसकी मुलाकात होती है प्रिया सेठ नाम की एक लड़की से जिसकी उम्र करीब 27 साल है। अब दोनों में दोस्ती हो जाती है, फिर दोनों कहीं 3, 4, 5 बार बाकी बाहर में रेस्टोरेंट में मिलते हैं, कॉफी पीते हैं। फरवरी में ये दोस्ती हुई थी। इसके बाद मई का महीना आ जाता है और 2 मई शाम के करीब 7 बजे थे। दुष्यंत जयपुर में ही रहा करता था। करीब 4 साल पहले उसकी शादी हुई थी। एक बेटा था जो 1.5 साल का हुआ। दुष्यंत अपनी पत्नी, अपने बेटे को बहुत प्यार करता था। घर में एक पिता भी थे और दुष्यंत एक माइनिंग कंपनी में काम किया करता था। तो 2 मई की बात है, शाम को 7 बजे वो घर से निकला, लेकिन करीब 9, सवा 9 बज गए, वो लौटा नहीं। उसके पिता को फिक्र हुई, उन्होंने कॉल किया तो उसने बताया कि वो किसी काम के सिलसिले में है और उस जिस कंपनी में वो काम करता है उसका ट्रक किसी ने पकड़ लिया है, तो उसी को छुड़वाने के जा रहा हूं। वो अपने फादर के मारुति ऑल्टो से घर पर निकला था, लेकिन अब रात होती जा रही है और दुष्यंत लौट नहीं रहा है। इसके बाद फिर उसके फादर ने फोन किया, पर इस बार जवाब भी नहीं दे रहा है। थोड़ी देर के बाद, करीब 2-3 घंटे हो चुके थे, दुष्यंत की जो वाइफ है बिट्टू शर्मा, उसने अब फोन किया अपने पति को। जब उसने फोन किया तो उधर से दुष्यंत ने कहा कि मुझे 8-10 लाख रुपए की सख्त जरूरत है, मेरे अकाउंट में ये पैसे डाल दो, और क्योंकि ट्रक छुड़वाना और बाकी चीजें। अब उसे बड़ा अजीब लगा, घर में 8-10 लाख रुपए भी नहीं है। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद एक और बातचीत हुई और उसके बाद पहली बार तब उसने कहा, दुष्यंत ने, कि मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए डाल दो वरना ये लोग मुझे मार डालेंगे। अच्छा, इस दौरान अभी रात को जब ये धमकी वाली बात नहीं आई, घर वाले उसको अब इधर उधर भी ढूंढ रहे हैं, फोन अब बंद भी आ रहा है और उसकी कोई खबर नहीं मिल रही है कि दुष्यंत है कहां। नेक्स्ट डे अब आ जाता है, 2 मई की जगह 3 मई की सुबह करीब 9:45 बजे, और 3 मई की सुबह 9:45 बजे ही पहली बार गायब होने के बाद दुष्यंत की आवाज आती है। दुष्यंत अपने पिता से कहता है कि ये लोग मुझे मार डालेंगे, मुझे बचा ले, मेरे अकाउंट में 10 लाख रुपए डाल दीजिए। इसके बाद फोन कोई और उससे ले लेता है। अब सामने एक लड़की की आवाज आती है और लड़की कहती है कि 20 मिनट का टाइम है तुम्हारे पास, 20 मिनट में 10 लाख रुपए मेरे अकाउंट में इस ट्रांसफर कर दो और वरना मैं इसको मार डालूंगी। अब ये सुनकर घबरा जाते हैं और रोते हुए कहते हैं कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है, मेरे पास सिर्फ 3 लाख रुपए हैं और मैं इतना ही दे सकता हूं। लड़की फिर से रिपीट करती है कि सिर्फ 20 मिनट है तुम्हारे पास। इसके बाद फोन रख देती है। दोपहर के 12 बजे, करीब करीब 2.25 घंटे बीत गए, 20 मिनट का टाइम दिया था। 12 बजते बजते दुष्यंत के पिता ने 3 लाख रुपए बैंक से निकाले
और ट्रांसफर कर दिया। जो स्लिप था जो उनके पास ट्रांजैक्शन का, वो भी उन्होंने व्हाट्सएप कर दिया अपने बेटे के मोबाइल पर, ताकि जो भी जिसके कब्जे में है वो देख ले। अब ये सब कुछ कर दिया 3 मई की दोपहर 12 बजे, लेकिन इसके बाद अब मोबाइल बंद है, दुष्यंत का कोई बातचीत नहीं हो रही है, परेशान घर वाले। तभी शाम होते होते लोकल पुलिस से कॉल आता है दुष्यंत के घर पर। पुलिस कहती है कि आपको इस एक हॉस्पिटल में आना है, कुछ जरूरी काम है। अब यहां पे घर वाले घबराए हुए वैसे ही हैं, पता चल नहीं रहा है। घर वाले अब निकलते हैं और झोटवाड़ा पुलिस स्टेशन से ये कॉल आया था। इसके बाद एसएमएस हॉस्पिटल बुलाया गया था। बदहवास बाप बीवी सब हॉस्पिटल भागते हैं, वहां जाते हैं। पुलिस मॉर्चरी से एक लाश निकाल कर दिखाती है। लाश का चेहरा बिगड़ा हुआ था, चेहरा पहचाने जाने लायक नहीं था, लेकिन कुछ चीजें थी जिसको देखते ही दुष्यंत के पिता और वाइफ फपक फपक कर रोने लगे। हाथों में, उंगलियों में उसकी कुछ अंगूठियां जो अलग अलग भक्ति भाव से पहना करता था, उसकी कुछ और चीजें, जिससे पता चल गया कि यह दुष्यंत की लाश है। अब घर वालों पे एक गम का पहाड़ टूट पड़ा, खासतौर पर दुष्यंत के फादर के लिए, इसलिए कि उनके 3 बेटे थे। एक की मौत बचपन में हो गई, दूसरे की मौत कुछ साल पहले रोड एक्सीडेंट में हो गई। अब आखिरी बेटा बचा था दुष्यंत, और उसकी भी इस तरीके से लाश मिली। अब जब लाश पहचान ली गई तो पुलिस ने कत्ल का मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद अब तफ्तीश शुरू हुई। चूंकि दुष्यंत के मोबाइल से लगातार फोन आ रहे थे, तो पुलिस के पास एक क्लू था कि उस फोन का, मोबाइल का लोकेशन क्या होगा। उस लोकेशन को ढूंढते ढूंढते पुलिस इधर उधर भटक रही है। आखिरकार नेक्स्ट डे 4 मई को पुलिस को वो लोकेशन जयपुर के रेलवे स्टेशन के करीब का दिखाई देता है। दुष्यंत अपनी मारुति ऑल्टो कार में गया था जो उसके पिता के थे। वो कार रेलवे स्टेशन के बाहर खड़ी थी, उसमें 3 लोग बैठे थे, लेकिन नंबर प्लेट बदला हुआ था, बट लोकेशन मोबाइल का वहीं दिखाई दे रहा था। पुलिस ने उस कार में बैठे हुए लोगों को बाहर निकाला पूछताछ की, और डाउट हो गया कि ये लोग कुछ ना कुछ इन्होंने गड़बड़ किया है। पुलिस तीनों को थाने लाती है। इसके बाद पूछताछ होती है। जब पूछताछ होती है उसके बाद उनकी निशानदेही पर पुलिस जयपुर के एक घर में जाती है। उस घर में हर तरफ खून ही खून, बिस्तर पे खून, सैंडल पे खून, दीवार पे खून। तो समझ में आ जाता है कि मामला क्या है। अब पुलिस आने के बाद उन तीनों से पूरी कहानी सुनती है। इन 3 में जो मेन कल्प्रिट, जो मेन पूरी साजिश की जिम्मेदार थी, वो 27 साल की एक लड़की जिसका नाम प्रिया सेठ। जब पूरी कहानी सुनाई गई तो पूरी कहानी कुछ यूं थी कि प्रिया सेठ पहले भी कई बार फ्रॉड और बाकी चीजों में पकड़ी गई थी। प्रिया सेठ को बहुत कम वक्त में बहुत पैसे कमाने थे। उसका एक दोस्त, बल्कि वो टिंडर ऐप पर गई और फरवरी के ही महीने में टिंडर ऐप से उसकी दोस्ती होती है एक दीक्षांत नाम के नौजवान से, जो मुंबई में है, मॉडलिंग की दुनिया में है, अपना किस्मत आजमा रहा, ठीक ठाक पैसे हैं। तो टिंडर ऐप से प्रिया और दीक्षांत की दोस्ती होती, फिर धीरे धीरे दोनों करीब आ जाते हैं, और इसके बाद दोनों एक अपार्टमेंट में रेंट पे घर लेते हैं और एक साथ अब रहने लगते हैं, प्रिया और दीक्षांत। लेकिन इस दौरान में जो दीक्षांत थे उसके पैसे धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, और अब उसके ऊपर करीब 20-21 लाख रुपए का कर्ज हो चुका है। अब क्या करें? तो दीक्षांत प्रिया से कहता है कर्ज हो चुका है, अब क्या करें, यहां से कर्जदार तकाजा भी कर रहे हैं। तो कहता है कि चलो जयपुर निकल लेते हैं ताकि पीछा छूटे जिन लोगों से कर्ज लिया है। अब दोनों जयपुर आ जाते हैं और जयपुर में एक घर किराए पर ले लेते हैं। यहां से प्रिया कहती है कि चिंता मत करो, जो तुम्हारे कर्ज हैं वो भी उतर जाएंगे, बाकी भी चीजें उतर जाएंगी। किसी अमीर शख्स को अपने जाल में फंसाती हूं, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा। अब उसने फिर जिस टिंडर ऐप से उसने दीक्षांत को फंसाया, उसी टिंडर ऐप के जरिए अब वो ऐसे लोगों की तलाश करने लगी जो अमीर हो, जिनके पास पैसा हो। करते करते तलाश आखिरकार उसी टिंडर ऐप पर दुष्यंत शर्मा नाम का एक नौजवान नजर आया। अब दुष्यंत शर्मा टिंडर ऐप पर प्रिया सेठ भी, दोनों एक दूसरे से अब बात कर रहे हैं, फिर दोनों में दोस्ती हो गई। दुष्यंत शर्मा ने टिंडर ऐप पर प्रिया सेठ को अपना असली नाम नहीं बताया। उसने बताया कि उसका नाम विवान कोहली है, वो एक बहुत ही अमीर खानदान से है, उसके पास बेशुमार दौलत है। ये उसने झूठ बोला दुष्यंत ने, क्योंकि वो अमीर नहीं था, वो एक माइनिंग कंपनी में काम करता था, एक प्रोजेक्ट मैनेजर के तौर पर। बस उसके पिता भी
अकाउंटेंट थे, बहुत ज्यादा पैसे नहीं थे। इधर प्रिया सेठ ने कहा कि मुझे तुमसे पहली ही नजर में प्यार हो गया है, तो प्रिया ने भी झूठ बोला क्योंकि उसका तो अभी मकसद ही कुछ और है। तो दोनों की शुरुआत झूठ से हुई। दुष्यंत की ये कि वो बेहद अमीर है, प्रिया की ये कि वो उससे पहली नजर से प्यार कर बैठी है। अब इसके बाद प्रिया दीक्षांत को बताती है कि एक अमीर शख्स हमारे जाल में फंस चुका है, हमारे सारे कर्ज उतर जाएंगे। इसके बाद 3-4 बार प्रिया और दुष्यंत या विवान ये जयपुर में ही कॉफी शॉप में मिलते हैं, मुलाकात होती है। अभी तक दोनों का झूठ बरकरार है। दुष्यंत को यह लग रहा है कि प्रिया उससे बहुत प्यार करती है, सच्चा प्यार करती है। प्रिया को यह पता है कि दुष्यंत यानी विवान कोहली ये बेहद अमीर है, इसके पास बेशुमार दौलत है। 3-4 मुलाकात हो गई। इन 3-4 मुलाकातों में दुष्यंत ने दिखाया भी कि वो बहुत पैसे वाला है। तो 3-4 मुलाकात के बाद आखिरकार 2 मई 2018 को प्रिया सेठ ने दुष्यंत को मिलने के लिए बुलाया, यानी कि विवान कोहली को। वो आया, उसके बाद उसने कहा कि चलो घर चलते हैं। किराए पे ऑलरेडी घर ले रखा था, अब वो उसे घर ले गई। इधर उस घर में ऑलरेडी 2 लोग थे उसके। एक उसका दोस्त दीक्षांत जो कर्ज में डूब गया और उसके साथ जयपुर भाग कर आया। दूसरा एक लक्ष्य नाम का एक और लड़का जिन्हें इस साजिश के बारे में भी कुछ पता नहीं है। हाँ, दीक्षांत को पता है कि किसी को किडनैप करना और रैंसम वसूल करना है। अब वो दुष्यंत को लेकर घर आ गए। घर पे ये दोनों मौजूद हैं। घर आने के बाद पहली बार अब दुष्यंत को पता चलता है, उसके हाथ पैर बांध देते हैं और कहते हैं कि तू अपने घर वालों से पैसे मंगा। अब दुष्यंत को पहली बार लगता है कि वो गिर गया। इसी दौरान में उसके पर्स भी निकाल लेते हैं वो लोग। अब जब पर्स निकालते हैं तो पर्स में आईडी भी मिलता है। आईडी कार्ड जब देखते हैं तो देखते हैं कि फोटो तो उसमें दुष्यंत की है, नाम भी दुष्यंत शर्मा लिखा हुआ है, जबकि टिंडर ऐप पे दुष्यंत शर्मा विवान कोहली के नाम पे मिला। तो वो कहती कि ये क्या है, तब तो उसका भांडा फूट जाता है। वो कहता है कि नहीं, मैंने तुमको इंप्रेस करने के लिए झूठ बोला, मेरा नाम दुष्यंत शर्मा है और मैं अमीर खानदान से नहीं हूं, मैं एक प्रोजेक्ट मैनेजर हूं, एक माइनिंग कंपनी में बहुत छोटा हूं। अब उसने कहा जो भी हो तुझे पैसे तो देने पड़ेंगे, तो अब 10 लाख रुपए की मांग की और वही फिर फोन कराया। फिर इसने धमकी भी दी और ये सब कुछ हुआ, लेकिन गुस्सा उसी वक्त आ चुका था। फिर इसने किचन से चाकू निकाला। इसके दोनों दोस्तों ने चाकू से वार किया करीब 10 बार। पहले गला दबाया, फिर तकिया मुंह पे रखा, बट उसे लगा कि मर नहीं रहा है। ये आप सुनिएगा खुद प्रिया सेठ से। और फिर उन्होंने चाकू से मारा। जब उन्हें लग गया कि अब ये मर चुका है, फिर ये बाजार गए। इन्होंने एक ट्रॉली बैग खरीदी। बैग खरीदने के बाद उस लाश को उसी में रखा और फिर उसी की कार में डालकर आमेर की पहाड़ियों के करीब हाईवे पर गए और उस बैग को छोड़कर चले आए। वापस घर आए, सबको सफाई वफाई की। अब इनका यह था कि यहां से निकलते हैं। रेलवे स्टेशन पहुंचे नेक्स्ट डे, लेकिन इस दौरान मोबाइल के लोकेशन और बाकी चीजों से ये पकड़े गए और पुलिस के शिकंजे में आ गए। तो एक झूठ ने एक जान ली और फरवरी में टेंडर पे दोस्ती हुई, मई में कत्ल हुआ। जब ये सब कुछ हो गया, अब पुलिस हिरासत में है प्रिया सेठ। एक जर्नलिस्ट ने उससे पूछा कि ये सब आपने क्यों किया। तो पता है क्या कहती है वो कहती है कि इतना आप लोगों ने शोर हंगामा, ये भीड़ क्यों है, क्या ये देश में पहला मर्डर हुआ है। मतलब उसकी आप बातचीत को देखिए। और उसके बाद ही फिर दीपिका नारायण भारद्वाज ने इन तीनों का अपने एक शो के लिए इंटरव्यू किया, जिसमें प्रिया सेठ भी है, दीक्षांत भी है और लक्ष्य भी है। सबसे पहले आप प्रिया सेठ का पूरा इंटरव्यू सुनिए, किस तरीके से वो बात कर रही है। मुझे लगता है कि आप भी सुनकर आपको बहुत ही अजीब सा लगेगा। तो पहले वो क्या कुछ कह रही है इस पूरे मर्डर के बारे में। कहीं ये इनकार नहीं कर रही कि मैं बेकसूर हूं, मैंने कुछ नहीं किया। जिस तरीके से वो कहती है कि जब ये पूछती है दीपिका उससे कि जब वो पैसे दे रहे थे तो तुमने कत्ल क्यों किया, तो एक जगह कहती है वो तो पैसे लेने से बहुत पहले ही मैंने मार दिया। मतलब ऐसे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तो ये इंटरव्यू सुनिए। इसके बाद उन दोनों का भी इंटरव्यू सुनिए, मतलब दीक्षांत और लक्ष्य का। इन दोनों के हिसाब से, बल्कि दीक्षांत का तो यह है कि हमें पता था, लेकिन दीपिका प्रिया ने यह कहा था कि सिर्फ हम किडनैप करेंगे और किडनैप करने के बाद पैसे लेके छोड़ देंगे, हमें आइडिया नहीं था वो मार डालेगी। लक्ष्य का कहना था कि मुझे तो आखिर वक्त तक पता नहीं था कि सब कुछ क्या हो सकता है ये लोग अपना डिफेंस में बोल रहे हो। हालांकि इन दोनों ने सारी जिम्मेदारी या सारे जो वो है इल्जाम वो प्रिया सेठ पे डाले। तो पहले इन तीनों को यहां पे सुनिए,
आगे की कहानी से बात। इसके नाम भी पता नहीं था। इंटरव्यू मिला था मुझे, उसने मेरे को अपना गलत नाम गलत पहचान बताई और ये बता दिया कि बहुत पैसे वाला है। और मैं दिशांत साथ में रह रही थी, उसके ऊपर कर्जा था तकरीबन 21 लाख का। उसे कोई चाहिए था ऐसा लगा जिसको जो पैसे आ सके। प्रॉब्लम लेके प्लान बनाया था कि किसी को किडनैप करके फिरौती मांग के उसका मर्डर कर देंगे। मर्डर का प्लान पहले से ही था। मर्डर का प्लान किसके साथ होगा, क्या होगा, ये फिक्स नहीं था। लेकिन जब फिक्स नहीं था, दुष्यंत मिला, उसने अपने बारे में बताया, ऐसा झूठ बोला कि वो बहुत पैसे वाला है, तो कि हमने फिर उसको किडनैप करके उससे फिरौती मांगी। लेकिन बाद में पता लगा कि उसके पास कुछ नहीं है। लेकिन बाद में पता लगा कि वो दुष्यंत के फादर ने आप लोग कुछ अकाउंट में पैसे ट्रांसफर करा दिए थे, फिर भी आपने उसको मार दिया। पैसे ट्रांसफर करा दिए थे, फिर भी आपने उसको मार दिया। कैसे मारा आपने दुष्यंत को? पहले उसका गला घोटा, निशान से मारा आपने दुष्यंत। उसके बाद वो नहीं मरा तो लक्ष्य आया, लक्ष्य ने उसका मुंह तकी से दबाया, फिर भी नहीं मरा, वो बेहोश हो गया। उसके बाद वो नहीं मरा, फिर निशान ने उसे चाकू मंगाया, मैंने उसे चाकू लगा दिया और निशान ने उसका गला काट दिया चाकू से। निशान ने उसे चाकू मंगाया, मैंने उसे चाकू लगा। आपने इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो एक पहले आपके केस की थी उनको भी बोला कि आप वो चाकू अपने एक्स बॉयफ्रेंड को मारने के लिए लेकर आए थे। इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर मैं पहले आपके मैंने चाकू कहाँ से नहीं लाई थी। मेरा एक्स बॉयफ्रेंड एकदम हमारे पास घटिया गिरा हुआ आदमी, उसने मेरे पे झूठा केस किया है। वो तो मर जाए तो अच्छा है, वैसे मुझे उसी का मर्डर करना था, मैंने नहीं किया। मैंने ठीक है, वो चाकू मैं ऐसे ही लाई थी खुद की नस काटने के लिए, मैंने काट दी थी। मर जाए तो अच्छा है, वैसे मुझे उसी का मर्डर करना था, लेकिन नहीं किया मैंने। ठीक है, वो आपने दुष्यंत को स्टैप नहीं किया? नहीं किया। मैं एस्कॉर्ट सर्विस की साइट पर काम करती थी, वहाँ लोगों से फ्रॉड करते थे, प्रोवाइड नहीं करवाते थे। दुष्यंत को स्टैप नहीं, किस तरह से फ्रॉड करते थे? और इस तरह से करते थे कि पैसे लेकर भाग जाती थी और प्रोवाइड लोगों से फ्रॉड करते थे। मतलब पैसे लेके भाग जाते थे कैसे? मतलब थोड़ा सा डिटेल से फ्रॉड जैसे किसी करते ने कोई कॉल मंगाई, ऐसे मंगाई, भाग जाते थे। तो उससे उसके पास मैं जाती थी, पैसे लेती थी और उसको बोलती थी कि ड्राइवर से पैसे लेकर आ रही हूँ, और मैं वहाँ से पैसे लेकर गई। जैसे किसी ने कोई कॉल मंगाई। और ऐसा आपने कितने अप्रोक्सीमेटली कितने लोगों के साथ? मैं जाती पैसे लेती थी। कब से कर रही थी प्रिया? ड्राइवर को पैसे 6-7 साल हुआ, मैं 6 पैसे लेकर गलत। कभी किसी ने कंप्लेंट नहीं करी? वो बॉडी आपके पास थी तब दोबारा से आप जो आप कह रही थी कि आप काम करती हो करने गई थी, हाँ गई थी। उसके बारे में बॉडी मेरे पास थी तब 6 बॉडी फेंक दी थी मैं, शाम को गई थी मैं, बॉडी दोपहर में फेंक दी कंप्लेंट नहीं करी? किन्नर एप्लीकेशन मेरी से फ्रेंडशिप हुई, जिसने दिन में बात होती थी, हमने एक मीटिंग फिक्स की, हम मिले और उसके बाद कुछ दिन बाद हमने चला गया। तो मैं फोन पे थोड़ी इमोशनल अटैचमेंट हो गई थी, क्योंकि इन्होंने एक फ्रेंड ले लिया, मैं भी अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करा थे। ये 3 महीने ब्रेक में एक दो फ्री तो रहने से कम हमने एक मीटिंग, तो साथ साथ चलते हैं, एंजॉय करते हैं। मैं इमोशनल अटैचमेंट बढ़ गई और रिया ने बोला था कि वो एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते हैं, बस वो थोड़ी देर से तो मैंने ट्रस्ट कर लिया भैया यहाँ पे। तो मैं फिर उसके बाद घर गया, मैं वापस आया तो मुझे इतनी सारी हफ्ते पता लगा, बस मैं मौका नहीं देख पाया एकदम फ्री होने में से मालूम कैसे एट द एंड जब ये दुष्यंत वाले इमोशनल जो सीन हुआ उस टाइम पे कुछ नहीं पता था। एंड टाइम पे से मेरे को प्लानिंग करके बताया, लक्ष्य ने मेरे साथ इस चीज को एग्री किया, चलो कर लेते हैं, कौन सा मतलब मारेंगे उसे, छोड़ देंगे अगर शाम को 4 बजे मतलब। तो हमने हम वर्क कैसे उस टाइम एट द एंड उसके बाद हम उसको टॉर्चर किया, जो भी सीन हुआ बयान में मैंने लिखा बोला उस टाइम पे एट टाइम से उसने उसका मर्डर कर दिया। सारी प्लानिंग इनकी बताया, लक्ष्य ने मेरे साथ पहले इन्होंने बात किया चलो चलो अभी इन्होंने की लास्ट टाइम भी इन्होंने ही मारने को हमने प्रिया की पूरी प्रिया के पहले शाम को यही बताया था भी अपने सिर्फ उसको ड्राइंगे दम पाएंगे और छोड़ देंगे। उसने उसका मर्डर होगा वैसे मानना पड़ेगा, लेकिन तीनों जो पहले तो सुना आपने, आपको भी वैसे ही लगा होगा प्रिया सेठ जिस तरीके से बात करी है, कातिल ऐसे कैसे बोल सकती है? मतलब न चेहरे पे शिकन, न कहीं पे कुछ ऐसा लग रहा है कि उसे कोई गिल्ट या गिलानी फील हो रही है, कहीं से भी नहीं। अब इधर एक शख्स की जान जा चुकी। इसके बाद इन लोगों को जेल भेजा गया। कई बार बेल के लिए एप्लीकेशन दी प्रिया सेठ ने, राजस्थान हाईकोर्ट तक से रिजेक्ट हो गया। हालांकि इन दोनों को, दीक्षांत को और लक्ष्य को जमानत मिल गई, लेकिन प्रिया को अभी तक जमानत नहीं मिली। तमाम गवाहियां पूरी हो चुकी हैं और शायद लोअर कोर्ट से अब कभी भी फैसला आ सकता है इस मर्डर केस को लेकर। तो वो जो फैसला आएगा, जब भी आएगा, मैं उसकी अपडेट भी आपको दूंगा। तो फिलहाल कहानी में इतना ही।